हेलो बच्चों, आज क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का चौथा वीडियो है। आज हम लोग रासायनिक समीकरण के दोष को जानेंगे। पिछले क्लास में हमने देखा था कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण ढेर सारी जानकारी देता है, परंतु बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं बता पाता है। इसे रासायनिक समीकरण के दोष के रूप में देखा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि रासायनिक समीकरण के क्या-क्या दोष हैं। रासायनिक समीकरण के दोष। पहला, अभिक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। जैसे एक समीकरण है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इस रासायनिक समीकरण को देख के हम ये नहीं बता सकते हैं ये जो रासायनिक अभिक्रिया है कब पूरा होगा, ये हम लोग नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अभिक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है कब बनकर पूरा होगा, इसका पता हमें नहीं चलता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया कब पूरा होगा, इसकी जानकारी हमें एक रासायनिक समीकरण को देख कर नहीं बता सकते हैं। अभिक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, इसकी जानकारी नहीं मिल पाता है। दूसरा, अभिक्रिया प्रकृति में विस्फोटक है या नहीं। रासायनिक समीकरण को देख के हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया है विस्फोट करेगा या नहीं करेगा। ये भी एक दोष है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनने का, ये विस्फोटक है या नहीं, ये हमें देख के पता नहीं चलता है। विस्फोटक है या नहीं हम लोग देख के नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक दोष है। तीसरा दोष, अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या नहीं। रासायनिक समीकरण को देख के हम ये नहीं बता सकते हैं कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या नहीं, मतलब उत्पाद से अभिकारक बन सकता है या नहीं, ये हम लोग नहीं बता सकते हैं। चौथा, अभिकार को एवं उत्पादों के भौतिक अवस्था ठोस, द्रव, गैस का पता नहीं चलता। ठीक है, एक रासायनिक समीकरण से अभिकारकों के एवं उत्पादों के भौतिक अवस्था जैसे ठोस, द्रव, गैस का पता नहीं चलता है। ठीक है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो कार्बन क्या है, ठोस है कि द्रव है कि गैस है, इसका पता नहीं चलता। ऑक्सीजन ठोस है कि द्रव है कि गैस है, पता नहीं चल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड ठोस है कि द्रव है कि गैस है, पता नहीं चल रहा है। यानी अभिकार को एवं उत्पादों के भौतिक अवस्था का ज्ञान नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये भी एक दोष है। पांचवा, अभिक्रिया ऊष्मादायक है या ऊष्मा शोषक। अभिक्रिया ऊष्मादायक है या ऊष्मा शोषक, यानी अभिक्रिया में ऊष्मा निकल रहा है या देना पड़ रहा है, इसकी जानकारी भी हमें नहीं मिल पाता है। यानी अभिक्रिया ऊष्मादायक है या ऊष्मा शोषक, यानी अभिक्रिया में ऊष्मा निकल रहा है या देना पड़ रहा है, इसका पता भी हमें रासायनिक समीकरण से नहीं चलता है। छठा, रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का पता नहीं चलता। इसका मतलब है रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक, इसकी जानकारी भी हमें नहीं मिलता है। छठवां, अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों की कितनी मात्रा खपत हुई है, इसका पता भी नहीं चलता है। इसका पता भी नहीं चलता। इस तरह से अभिकारक कितना खपत हुआ है और कितना बच गया है, इसकी जानकारी भी हमें नहीं मिलता है। यानी अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों की कितनी मात्रा खपत हुई है, इसका पता भी हमें नहीं चलता है। इस तरह से इतने सारे दोष हैं जो हमें एक रासायनिक समीकरण देख के पता नहीं चलता है।
तो इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने के कुछ उपाय देखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने के उपाय। रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने के उपाय। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी बनाने के उपाय। ठीक है? तो एक रासायनिक समीकरण को कैसे लिखें ताकि उससे अधिक से अधिक जानकारी हमें मिल सके। कुछ विधियां हैं जिसके द्वारा हम रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी बना सकते हैं। उन विधियों को हम लोग देखेंगे। चलिए, पहला जो है विधि, वो क्या कहता है कि अभिकारकों एवं उत्पादों के भौतिक अवस्था को लिख दीजिए। अभिकारकों एवं उत्पादों के भौतिक अवस्था को लिखकर। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद ठोस, द्रव या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। कुछ अभिकारक जो होते हैं जलीय विलयन के रूप में भाग लेते हैं। तो अभिकारकों एवं उत्पादों के भौतिक अवस्था को छोटी ब्रैकेट में लिखते हैं। अभिकारकों एवं उत्पादों के भौतिक अवस्था को उसके बगल में छोटी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठोस के लिए एस लिखेंगे, द्रव के लिए एल लिखेंगे, गैस के लिए ब्रैकेट में जी देंगे, जलीय विलयन के लिए ब्रैकेट में एक्वस लिखेंगे, एक्यू लिख देंगे। अगर उत्पाद में गैस या अवक्षेप बन रहा है तो गैस के बगल में ऊपर मुख वाला तीर इस तरह का ऊपर मुख वाले तीर का चिन्ह लगाते हैं और अवक्षेप के बगल में नीचे मुख वाला तीर का चिन्ह लगाते हैं। बोला है अगर उत्पाद में गैस हो या अवक्षेप बन रहा है तो गैस के बगल में ऊपर के मुंह का तीर लगाएंगे इस तरह का, और अवक्षेप के बगल में नीचे वाले मुंह का तीर लगाएंगे। गैस रहेगा तो ऊपर वाला, अवक्षेप रहेगा तो नीचे वाला। ठीक है, तो गैस रहा तो ऊपर वाला तीर लिखेंगे या ब्रैकेट में जी लिख देंगे। अवक्षेप रहा तो नीचे वाला तीर देंगे या ब्रैकेट में लिख के सॉलिड लिख देंगे। तो हम लोग क्या देखें, अभिकारकों एवं उत्पादों के भौतिक अवस्था को लिखकर रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी बना सकते हैं। अभिकारकों एवं उत्पादों के भौतिक अवस्था को उसके बगल में छोटी ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं। ठोस रहेगा तो एस लिखेंगे, द्रव रहेगा तो ब्रैकेट में एल लिखेंगे, गैस रहेगा तो जी लिख देंगे, जलीय विलयन रहेगा तो एक क्यू लिख देंगे। अगर उत्पाद में गैस या अवक्षेप बनेगा तो गैस रहेगा तो ऊपर वाला तीर देंगे और अवक्षेप रहेगा तो नीचे वाला तीर देंगे। तीर अगर नहीं देना है तो उसके बदले हम लोग गैस रहेगा तो जी लिख देंगे और अवक्षेप रहेगा तो एस लिख देंगे। ठीक है, चलिए इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके हम लोग भौतिक अवस्था को लिखेंगे। कार्बन क्या है, सॉलिड है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। ठीक है, तब ये हुआ जो रासायनिक समीकरण है पहले वाले रासायनिक समीकरण से अधिक सूचना हमें दे रहा है। यानी ये अभिकारकों एवं उत्पादों के भौतिक अवस्था को भी बता रहा है। जैसे कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, यहाँ पे गैस के बदले हम लोग एरो भी दे सकते थे इस तरह से, CO2 लिख के इस तरह से एरो दे देते तब भी सही था। जैसे क्वेश्चन है, जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड
बिलियन मिलाया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप तथा सोडियम नाइट्रेट का विलयन प्राप्त होता है। अब ये रासायनिक समीकरण वर्ड में लिखा हुआ है, इसको हम लोग संकेत में लिखना है। तो क्या बोल रहा है, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन, यह है सिल्वर नाइट्रेट। विलयन बोला तो इसके लिए ब्रैकेट में एक लिख देंगे, फिर प्लस सोडियम क्लोराइड का विलयन मिलाया जाता है, यह सोडियम क्लोराइड, ये भी विलयन है तो ये भी एक प्लस हो गया। तो ये दोनों जब मिलता है तो बनता है सिल्वर क्लोराइड का अपक्षेप बनता है, यह है सिल्वर क्लोराइड। अपक्षेप बन रहा है तो नीचे दे देंगे, सिल्वर क्लोराइड बन रहा है तो नीचे तीर दे देंगे, प्लस और क्या बन रहा है, सोडियम नाइट्रेट बन रहा है, सोडियम नाइट्रेट। ये क्या बताया, विलयन है तो विलयन के लिए क्या लिख देंगे, एक ही लिख देंगे। ठीक है, तो बोला है कि जब सिल्वर नाइट्रेट का विलयन, यह है विलयन, इसके बगल में एक क्यू, सोडियम क्लोराइड के विलयन से संयोग करता है तो ये भी विलयन है तो एक क्यू लिख दिए। तब सिल्वर क्लोराइड का अपक्षेप बनता है, अपक्षेप लिए हम लोग बोले थे कि नीचे एरो देंगे या ब्रैकेट में सॉलिड लिख देंगे, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। और क्या बोलता है कि सोडियम नाइट्रेट का विलयन मिलता है तो विलयन के लिए क्या लिखेंगे, एक क्यू। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, एक रासायनिक समीकरण को अधिक सूचना देने वाले रासायनिक समीकरण में चिन्ह कर रही है। अब इसमें क्या हो रहा है, अभी कारकों और उत्पादों के भौतिक अवस्था को पता चल रहा है। दूसरा विधि, उष्मीय परिवर्तन को दिखाकर, उष्मीय परिवर्तन को दिखाकर। तो बच्चों कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनमें उष्मा का एक निश्चित मात्रा मुक्त होता है और कुछ में उष्मा की एक निश्चित मात्रा अवशोषित होती है, तो उसको हमको लिखना पड़ेगा रासायनिक समीकरण में। ठीक है, यदि उष्मा मुक्त होती है, यदि उष्मा मुक्त होती है तो रासायनिक समीकरण के अंत में प्लस चिन्ह देकर उष्मा का मान लिख देते हैं, या उष्मा का मान पता नहीं हो, पता नहीं हो तो प्लस ऊर्जा लिख देते हैं, प्लस ऊर्जा लिख देते हैं। ठीक है, ये तो हुआ उष्मा निकलने पर, उष्मा मुक्त होने पे क्या करेंगे, उष्मा मुक्त होने पे रासायनिक समीकरण के अंत में प्लस ऊर्जा लिखेंगे, अगर उष्मा की मात्रा नहीं पता है, अगर पता है तो उष्मा की मात्रा लिख देंगे, जैसे 20 कैलोरी। ठीक है, इस तरह से उष्मा अवशोषित होने पर, उष्मा अवशोषित होने पे, उष्मा अवशोषित होने पे क्या लिखेंगे, यदि यदि उष्मा अवशोषित होती है तो माइनस चिन्ह देकर उष्मा का मान लिख देते हैं, या उष्मा का मान पता नहीं हो तो माइनस ऊर्जा लिख देते हैं। अगर उष्मा मुक्त हो रहा है तो रासायनिक समीकरण के अंत में माइनस ऊर्जा लिख देंगे, अगर ऊर्जा का उष्मा की मात्रा नहीं पता हो, अगर उष्मा की मात्रा पता हो कि इतना हमको उष्मा देना पड़ रहा है तो माइनस के साथ लिख देंगे, जैसे 20 किलो कैलोरी देना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें प्लस के साथ लिखते हैं ऊपर में, प्लस ऊर्जा अगर उष्मा की मात्रा नहीं पता है, या प्लस 20 किलो कैलोरी। एग्जाम्पल के समझते हैं हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर उष्मा मुक्त होगा तो अंत में प्लस ऊर्जा लिखना है, अगर पता नहीं हो तो, अगर उष्मा की मात्रा पता हो तो प्लस साइन के साथ उसकी मात्रा को लिख देंगे। उसी तरह अगर उष्मा अवशोषित हो रहा है तो माइनस ऊर्जा के साथ लिखेंगे, अगर उष्मा की मात्रा पता नहीं हो, उष्मा की मात्रा नहीं जानते हो तब, अगर उष्मा की मात्रा जान रहे हैं तो हम लोग माइनस साइन के साथ उष्मा की मात्रा लिखते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। एग्जाम्पल है, मीथेन गैस का, मीथेन गैस को हवा में दहन करने पर
CO2 गैस तथा जल प्राप्त होता है और 210 किलो कैलोरी उष्मा मुक्त होती है, उष्मा मुक्त होती है। अब इसको रासायनिक समीकरण लिखना है, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या बोला? मीथेन गैस को हवा में दहन करने पर, यानी मीथेन गैस, मीथेन क्या है? गैस है। दहन करना है, जलाने का मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराना है, तो ऑक्सीजन भी गैस है। जब ये दोनों अभिक्रिया करता है, दहन होता है, तो एक गैस बनता है। कौन सा गैस? CO2 गैस। गैस है तो ऐसे दिखा देंगे। तथा जल भी बनता है, जल है द्रव, तो एल लिख देंगे। फिर बोला प्लस उष्मा मुक्त हो रहा था, उष्मा मुक्त हो रहा था, कितना? प्लस का साइन, प्लस का साइन देंगे उष्मा मुक्त होने पर। कितना उष्मा मुक्त हो रहा है? तो पता चला 210 किलो कैलोरी, 210 किलो कैलोरी। अगर ये हमको नहीं पता रहता कितना उष्मा मुक्त हो रहा है, तो हम लोग सिंपल क्या लिख देते हैं? प्लस ऊर्जा लिख देते हैं। सब चीज़ वही रहता, लास्ट में क्या करते थे? प्लस ऊर्जा। भैया हमको नहीं पता है कितना उष्मा निकल रहा है, लेकिन निकल रहा है तो हम लोग प्लस ऊर्जा लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर बोल दिया था कि 210 किलो कैलोरी निकल रहा है, तो इसलिए हम लोग प्लस साइन के साथ उष्मा की मात्रा को लिखते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, CH4 प्लस ऑक्सीजन गैस, की गैस, CO2 गैस, H2O लिक्विड प्लस ऊर्जा। ये कब लिखते? ये तब लिखते जब उष्मा की मात्रा नहीं देता, उष्मा की मात्रा नहीं देता। जैसे एक रिएक्शन और देख लेते हैं। कार्बन हाइड्रोजन मिलके एसिटिलीन बना रहा है, C2H2, ये भी गैस है। इसमें उष्मा देना पड़ रहा है, कितना देना पड़ रहा है? -53 किलो कैलोरी। तो इसमें क्या आ रहा है? उष्मा अवशोषित हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग माइनस साइन के साथ लिखें। और इसमें उष्मा निकल रहा था, इसलिए क्या लिखे? प्लस के साथ लिखें साइन। ठीक है, तो उष्मा मुक्त होगा तो प्लस साइन देंगे अंत में, और उष्मा की मात्रा लिख देंगे। अगर उष्मा अवशोषित होगा तो माइनस साइन देंगे और उष्मा की मात्रा को लिख देंगे, जैसे यहाँ पर है। प्लस उष्मा की मात्रा लिखाया ऊर्जा मुक्त होने पर, और इसमें उष्मा मुक्त नहीं हो रहा है, अवशोषित हो रहा है, तो माइनस साइन के साथ लिख देंगे। ठीक है। तीसरा तीसरा बोलता है अभिक्रिया को आवश्यक शर्तों को लिखना है। अभिक्रिया के आवश्यक शर्तों को लिखकर, तो अभिक्रिया का जो आवश्यक शर्त होगा, जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक, उसको हम लोग तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे लिखेंगे। ठीक है, तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे आवश्यक शर्तों, आवश्यक शर्तों जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक को लिखते हैं। दूसरा, ताप या गर्म की स्थिति में, ताप या गर्म की स्थिति में डेल्टा चिन्ह देते हैं। त्रिभुज का आकार का होता है डेल्टा चिन्ह, तीर के ऊपर देते हैं। बोल रहा है इसमें कि अभिक्रिया के लिए जो आवश्यक शर्त होगा या नियम होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे? जो तीर होगा, इस तीर के ऊपर या नीचे लिख देंगे आवश्यक शर्तों को। ठीक है, या तो ऊपर में लिखिए, अगर नहीं हट रहा है तो नीचे भी कुछ लिख दीजिए, यानी इस तीर के ऊपर या नीचे आवश्यक शर्तों को लिखेंगे। ठीक है, फिर बोल रहा है अगर हम लोग किसी अभिक्रिया में, ठीक है, हीट देना पड़ रहा है, उष्मा देना पड़ रहा है, इसको डेल्टा साइन के साथ ऊपर लिखेंगे। ठीक है, डेल्टा चिन्ह के साथ ऊपर लिख देंगे। या किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं, तब भी हम लोग यूज करेंगे डेल्टा साइन। तो हम लोग देखें कि अभिक्रिया की आवश्यक शर्तों को कैसे लिखेंगे। तो तीर जो चिन्ह है, इसके ऊपर या नीचे जो भी आवश्यक शर्त है, उसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अगर हम लोग किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं या ताप दे रहे हैं, तो ऊपर में डेल्टा चिन्ह देंगे, डेल्टा चिन्ह बस। इस तीर के ऊपर एक त्रिभुज के आकार का सिंबल बना देंगे, यही हो गया डेल्टा। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अमोनिया बनने के लिए, अमोनिया बनने के लिए 150 डिग्री, 150, अमोनिया बनने के लिए 150 से 200 वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब 450 डिग्री से 550 डिग्री सेंटीग्रेड ताप एवं Fe आयरन या मोलिब्डेनम उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है।
अमोनिया बनाने के लिए हमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या क्या चाहिए? वायुमंडलीय दाब चाहिए, कितना चाहिए? 150 से 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टेम्परेचर कितना चाहिए? 450 से 550 डिग्री। और एक उत्प्रेरक चाहिए, या तो आयरन रहना चाहिए या मोलिब्डेनम। ये सब क्या है? 150 से 200 दाब चाहिए, 450 डिग्री से 550 डिग्री सेंटीग्रेड ताप चाहिए, और आयरन या मोलिब्डेनम उत्प्रेरक चाहिए। जब ये सब मिलेगा तभी अमोनिया का निर्माण होगा। ठीक है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बनाता है? अमोनिया। लेकिन अमोनिया बनाने की एक शर्त है। क्या शर्त है? ये सब शर्त है। सब शर्तों को हम लोग लिखना पड़ेगा। कहाँ पे लिखना पड़ेगा? एरो के ऊपर में। यहाँ पे लिख देते हैं 150 से 200 वायुमंडलीय दाब। नीचे में लिख देते हैं टेम्परेचर 450 डिग्री से 550 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर लिख देते हैं एफी या एमओ उत्प्रेरक। ठीक है। इस तरह से देख रहे हैं कि अभिक्रिया का जो आवश्यक शर्त था उसको तीर के ऊपर या नीचे लिख देते हैं। यही बोल रहा था कि अभिक्रिया के आवश्यक शर्तों को कहाँ लिखना है? तीर चिन्ह के ऊपर या फिर नीचे लिख देना है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का विधि। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद।